स्टूडेंट्स, अभी हमने कंप्लीट किया एक टॉपिक गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण, और उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस लगभग आपको करा दिए गए। होप सो अब गैमेट फॉर्मेशन में आपको कहीं डाउट नहीं आना चाहिए कि किसी भी प्रकार का जीनोटाइप आपको दिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उस जीन प्रारूप से कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे और कौन कौन से बनने। फॉर्मूला आपको कहा गया था 2 to the power n, n था नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। फोक लाइन मेथड के द्वारा आपने गैमेट्स बनाए। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट अगर आप टॉपिक देखें तो है आपका पुनेट स्क्वायर या चेकरबोर्ड मेथड आपने डिस्कस करना है। पुनेट स्क्वायर या चेकरबोर्ड मेथड ये अपने आप में काफी सिंपल बट जेनेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि आगे कंप्लीट जेनेटिक्स में आपको रेगुलर पुनेट स्क्वायर को यूज में लेना होगा, चाहे मोनो डाई ट्राई जो क्रॉसेस आप देखेंगे या क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करें, सभी में काफी यूजफुल है आपका पुनेट स्क्वायर मेथड। तो क्या है पुनेट स्क्वायर मेथड, कहां यूज में लेना है, वो चीजें आज के लेक्चर में आपको यहां डिस्कस करना है। क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन में गैमेट्स तो हमने बना लिए, बट अब उन गैमेट्स को फ्यूज करके कौन सा नया जीव बनेगा, उस जीव का जीन प्रारूप जीनोटाइप क्या होगा, वो आप इसी मेथड के द्वारा यानी पुनेट स्क्वायर मेथड के द्वारा ही बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर पॉइंट देखें हम यहां पर, तो सबसे पहले पुनेट स्क्वायर में आपने कहा एक ब्रिटिश अनुवांशिकविद रेजिनाल्ड सी पुनेट, तो सी पुनेट ने इन्हें एक्सप्लेन किया है किस तरह से मेल फीमेल अगर हम लें और इनका जीनोटाइप आपने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनमें हमें युग्मक निर्माण करना है, तो हम सभी जानते हैं फॉर्मूला क्या था 2 to the power n, n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। यहां कितने हेट्रोजाइगस फीमेल में 1, तो 2 प्रकार के युग्मक बनेगा। यहां कितने हेट्रोजाइगस 1, तो यहां भी 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आपको मिलना है। ये देख सकते हैं आप, हेट्रोजाइगस 2 प्रकार के युग्मक गैमेट बने। इसी तरह से अगर फीमेल की बात करें तो ये भी हेट्रोजाइगस, यहां भी 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी तो दूसरा स्मॉल टी। अब इन युग्मकों को हमने फ्यूज करना है, तो फ्यूजन के लिए आपने ये इस तरह से बोर्ड बनाया, इसे हम कह रहे हैं एक्चुअल में चेकर बोर्ड, कि आपने फ्यूजन के लिए बोर्ड बनाया और इसे आपने नाम दिया है चेकर बोर्ड। इस बोर्ड में अगर हम देखें हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ आपने नर युग्मक लिखे कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो वर्टिकल चलेगा यहां फीमेल गैमेट मादा युग्मक को आपने लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी आपने मेंशन कर रखा है। अब फ्यूज करें, फ्यूजन काफी सिंपल, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट स्मॉल टी स्मॉल टी। फ्यूजन इस तरह से करना है चेकर बोर्ड में, काफी सिंपल, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट स्मॉल टी स्मॉल टी आपको फ्यूज करता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। अब अगर इनकी प्रायिकता हम देखें तो कैपिटल टी ये कितना बन रहा है पूरे बॉक्स में, केवल एक, कितने में से 4 में से, तो प्रोबेबिलिटी 1/4। इसी तरह से दूसरा जीन प्रारूप कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे अगर आप काउंट करें तो ये पूरे बॉक्स में आपको कितने मिल रहे हैं, 2, कितने में से 4 में से, यानी 2/4। लास्ट जीन प्रारूप है स्मॉल टी, और अगर इसे आप काउंट करें पूरे चेकर बोर्ड में तो ये भी एक है 4 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। क्लियर। तो आपने चेकर बोर्ड बनाया जिसमें हॉरिजॉन्टली मेल गैमेट, वर्टिकल फीमेल गैमेट अरेंज किए, फ्यूज कराया, और ये जितनी भी संततियां बन रही है इनके जीनोटाइप की प्रायिकता आपने यहां पर बता रखी है। तो इसी में आपने जो अभी कहा उसी का स्टेटमेंट देखें, ये आनुवांशिक क्रॉस के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए संततियों के, ये जो भी संततियां है, संततियों के सभी संभावित जीनोटाइप की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए दी गई एक चित्रात्मक प्रस्तुति है। कौन, चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर मेथड। और इसी मेथड में पुनेट स्क्वायर में पहले आपसे कहा गया
नर युग्मकों को हॉरिजॉन्टली क्षैतिज आप अरेंज करेंगे और मादा युग्मकों को वर्टिकली लंब रूप से आपने अरेंज करना है और फिर इसे आप फ्यूज कर देंगे। तो ये काफी सिंपल अपने आप में आप देख रहे हैं यहां पर चेकरबोर्ड मेथड। हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई बॉक्स बनाए इस तरह से, जैसे रफ रिप्रेजेंटेशन ये आपने बनाया तो यहां मेल गैमेट हमने लिखे और यहां फीमेल गैमेट आपने इस तरह से लिख दिया। फ्यूजन पहले इन दोनों का हुआ, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर लास्ट में स्मॉल टी। ये यही है। इस तरह से आपने चेकरबोर्ड की प्रैक्टिस करनी है कि जब भी जीनोटाइप दिया जाए पता करें उस जीन प्रारूप से कितने प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, उन युग्मकों को चेकरबोर्ड पर बनाएं और फिर उन्हें फ्यूज कर दें। फ्यूजन से आपको मालूम चलेगा जो भी संततियां मिल रही है उन सभी का जीन प्रारूप और उनकी प्रायिकता भी, कि ये जीन प्रारूप एक बना है 4 में से, ये वाले जीन प्रारूप हेटेरोजाइगस 2 बने हैं 4 में से, और स्मॉल टी ये एक बना है 4 में से। ओके स्टूडेंट, क्लियर? स्टूडेंट्स, गैमेट फॉर्मेशन के प्रैक्टिस हमने देखे, क्वेश्चंस लिए, पुनेट स्क्वायर देखा। अब इसी क्लासिकल जेनेटिक्स में आपको स्टार्ट करना है आज मेंडलवाद, मेंडलिज्म। हमने जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स को मेंडलियन टाइम पीरियड के आधार पर, क्योंकि मेंडल उन्हें आपने कहा है फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल से कहा गया है, तो मेंडल को हमने एक अवार्ड दे रखा है फादर ऑफ जेनेटिक्स का। तो मेंडल के समय के आधार पर ही, मेंडल के बेसिस पर ही हमने जेनेटिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म, पोस्ट मेंडलिज्म। प्री मेंडलिज्म मेंडल से पहले का समय, मेंडलिज्म मेंडलवाद मेंडल का ही समय जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और पोस्ट मेंडलिज्म मेंडल के बाद का समय। तो प्री मेंडलिज्म यहां आपके सिलेबस में नहीं है, हमें डिस्कस करना है यहां पर मेंडलिज्म को सबसे पहले, उसके बाद पोस्ट मेंडलिज्म भी हम लेंगे। तो फर्स्ट है हमारे सामने मेंडलिज्म, मेंडलवाद। इसमें आप मेंडल से रिलेटेड मेंडल की हिस्ट्री देखेंगे, उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल डिस्कस किया जाएगा जो कि है पी पाइसम सटाइवम। उनमें मेंडल ने कौन से कैरेक्टर लिए, लक्षण लिए अपने अध्ययन के लिए, वो हम देखेंगे। मेंडल अपने वर्क को क्यों प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो भी आपको यहां पर डिस्कस करना है। मेंडल ने किस तरह से अपने प्रयोग किए, वो भी आप देखेंगे। अपने प्रयोगों से मेंडल ने क्या निष्कर्ष, क्या रिजल्ट दिए, वो भी आपको यहां पर देखने। तो सारी चीजें 1 बाय 1 एक एक करके आप मेंडलिज्म में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर मेंडल के हम कुछ पॉइंट्स देखते जाएं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो 1 बाय 1 काफी सिंपल थियोरेटिकल पॉइंट आप देख रहे हैं। मेंडल, उनके जन्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, कब उनका जन्म हुआ। फिर आप बता रहे हैं मेंडल क्या करते थे, तो वो एक पादरी का कार्य करते हुए आपको यहां पर हिस्ट्री में मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वो आप सभी जानते हैं, कई बार डिस्कस किया गया है, पी प्लांट, पाइसम, सटाइवम पर मेंडल ने कार्य किया है। यहीं अगर आप देखें तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क, प्रयोग कब शुरू किए, दे रखा है आपको 1856 में। कार्य संपन्न कब हुआ, 1863 में। यानी कि लगभग 7 सालों तक वो अपने प्रयोग करते गए पी प्लांट के ऊपर, और उनका जो कार्य था वो उन्होंने पब्लिश भी कराया, प्रकाशित भी किया। कौन से ईयर में आपको दे रखा है, सन 1865 में। फिर किस जर्नल में उन्होंने पब्लिश करवाया वो भी आपको दे रखा है, नेचर फॉर स्टैंडर्ड वेरियन में। नेक्स्ट अगर आप देखें इसका प्रकाशक, हर जर्नल का कोई प्रकाशक है, तो प्रकाशक कौन था यहाँ पे, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन। फिर मेंडल ने अपना जो भी कार्य पब्लिश, प्रकाशित कराया, उस पेपर को उन्होंने क्या टाइटल दिया, अपने कार्य को क्या टाइटल से उन्होंने पब्लिश करवाया, तो टाइटल आपको दे रखा है शीर्षक एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइटल आप ध्यान रखें, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टाइटल से इन्होंने अपने पेपर को पब्लिश करवाया। और ये भी आप सभी जानते हैं 1884 में मेंडल की किडनी डिसऑर्डर के कारण डेथ हो गई, लेकिन
डेथ से पहले वो अपने किसी भी पेपर को, अगर हम देखें उनके एक्सपेरिमेंट को, कोई मान्यता, कोई वैलिडिटी नहीं मिल पाई थी। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहां पर कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, 7 सालों तक कॉन्टिन्यूसली किए, सारे करेक्ट एक्सपेरिमेंट थे, बट फिर भी उनके वर्क को, उनके एक्सपेरिमेंट को कोई मान्यता नहीं मिल पाए और 1884 में उनकी डेथ हो जाती है। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट, तो मेंडल के मृत्यु के 16 वर्षों के बाद अगर आप देखें तो 3 वैज्ञानिकों ने, लगभग 1900 के आसपास 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों को पुनः खोजा। उन्होंने दोबारा से मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। 3 साइंटिस्ट थे और तीनों इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी जगह पर उन्होंने मेंडल के वर्क को पुनः खोजा। कौन थे वो? पहला नाम आता है यहां पर कार्ल कॉरेंस का, सेकेंड ह्यूगो डी व्रिज आप देख रहे हैं, थर्ड एरिक वॉन शेरमान। और ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल आइडिया लग रहा है, तीनों डिफरेंट है, एक जर्मनी, एक हॉलैंड, एक ऑस्ट्रिया से। तो तीनों ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के कार्य को पुनः से खोजा है और तीनों का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल भी अगर हम देखें तो आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसा कि पहला कार्ल कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, यानी उन्होंने किस पे कार्य किया? तो मक्के के पौधे पर प्रयोग किया। जैसे मेंडल ने तो पी पर किया था, मटर पर, इन्होंने मक्के में अपना कार्य किया। सेकेंड अगर आप देखें व्रिज की बात करें तो इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पे अपने कार्य किए और शेरमार्क की बात करें तो इन्होंने विभिन्न पुष्पी पादपों पर अपने प्रयोगों को किया है। तो 3 साइंटिस्ट, तीनों ने अलग अलग स्वतंत्र रूप से मेंडल के वर्क को दोबारा से खोजा है। फिर अगर ह्यूगो डी व्रिज का एक पॉइंट देखें तो इन्होंने एक जर्नल फ्लोरा में 1901 में मेंडल के कार्य को पुनः प्रकाशित किया। तो आपको साफ दे रखा है फ्लोरा जर्नल का नाम। ह्यूगो डी व्रिज ने मेंडल ने जो कार्य किए थे उन्हें फिर से प्रकाशित किया दोबारा से इस फ्लोरा जर्नल में 1901 में। कार्ल कॉरेंस ने क्या कार्य किया? यहां पर मेंडल के निष्कर्षों को 2 नियमों में परिवर्तित किया, जिससे मेंडलवाद के नियम या आनुवांशिकता के नियम कहे जाते हैं। ये काफी अच्छे नियम, डिटेल में आप डिस्कस करेंगे आगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और आगे जो भी डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडेलियन क्रॉसेस हम देखेंगे, उनमें मेंडलवाद के नियम आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी केवल आपको नाम दे रखा है कि जो यहां इन्होंने नियम बताए, एक पृथक्करण का नियम और दूसरा स्वतंत्र अपयूहन का नियम आप यहां बता रहे हैं। तो 2 नियम है, एक पृथक्करण का नियम और दूसरा स्वतंत्र अपयूहन का नियम आपने बताना है, जो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉसेस के रिजल्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट, मेंडल के कार्यों के छिपे रहने के कारण। आप सभी जानते हैं मेंडल की हिस्ट्री आपने स्टार्ट करी अभी कुछ समय पहले। आपने देखा मेंडल का प्लांट, पी प्लांट, मेंडल ने पी पर अपने प्रयोग किए, कौन सी ईयर में किए, 7 साल तक किए गए, ये आपको बताया गया। लेकिन आपको यह भी कहा गया कि 1884 में किडनी डिसऑर्डर के कारण मेंडल की डेथ हो गई और उनके डेथ से पहले उनके प्रयोगों के लिए उन्हें कहीं कोई मान्यता नहीं मिल पाई। उनके प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट्स के लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिल पाया। तो यहीं पर अगर हम देखें तो मेंडल ने जब सारे कार्य सही किए, क्योंकि 1900 के आसपास में 3 साइंटिस्ट आए जिनके नाम अभी हमने देखे, उन तीनों ने मेंडल के वर्क को पुनः खोजा, पब्लिश भी करवाया फ्लोरा जर्नल में। तो यानी बात बताई गई कि मेंडल के सारे कार्य सही थे। तो जब उनके कार्य सही थे तो क्यों उनके कार्यों को मान्यता नहीं मिल पाई? और वही कारण आपको देखने कि मेंडल के कार्य क्यों छुपे रह गए, क्यों लोगों की नजरों में नहीं आ पाए। तो क्या क्या कारण है वो हम देखेंगे। काफी सिंपल, कारण कई हो सकते हैं, लेकिन हम यहां पर लेक्चर में उन्हीं रीजंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। पहला कारण अगर हम लें तो सबसे पहला कारण एनसीईआरटी ने यहां संचार व्यवस्था को बताया, यानी कि कम्युनिकेशन। मेंडलियन टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
काफी ज्यादा कमजोर थी। और ऑब्वियसली हम आज के टाइम से मेंडलियन टाइम को कंपेयर करें तो आज हम सभी जानते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन के कई सारे प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिल जाएंगे, सोशल मीडिया में भी कई प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कम्युनिकेशन में आप किसी भी पॉइंट को उठा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेंडलियन टाइम पीरियड में संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो पहला पॉइंट यही कहा है यहां पर संचार व्यवस्था को लेते हुए। सेकेंड पॉइंट में अगर आप आए तो सेकेंड पॉइंट कारक फैक्टर से रिलेटेड है। कारक जिसे आज के समय में हम कह रहे हैं जीन, और जब हम कुछ परिभाषाएं डेफिनेशन पढ़ रहे थे अपने पुराने लेक्चर में, तब भी आपसे कहा गया था जीन की परिभाषा वाले समय में कि जीन जिसे मेंडल ने कहा था फैक्टर। अब मेंडल ने जो वर्ड यूज में लिया फैक्टर यानी कि कारक, इस पॉइंट को मेंडल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या कहें उस समय के जो मेंडलियन समय के उनके समकालीन वैज्ञानिक थे वो उस बात को अच्छे से नहीं समझ पाए। मेंडल ने कहा जो भी कारक है, लक्षणों का जो निर्धारण करने वाला कारक, उनमें मिश्रण, ब्लेंडिंग, सम्मिश्रण नहीं पाया जाएगा। वो एक विविक्त इकाइयां हैं यानी अलग अलग यूनिट्स है, उनमें मिश्रण नहीं मिलेगा। ये पॉइंट इन्होंने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे कहा था। तो जिस दिन हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस का लेक्चर लेंगे वहां ये पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी केवल आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मेंडल के कार्य छुपे होने का एक रीजन कारक भी रहा कि कारक में जो सम्मिश्रण नहीं पाया जाता, इस पॉइंट को मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लिखा भी है आपके सामने। नेक्स्ट आप आइए थर्ड, तीसरा पॉइंट है यहां पर मैथ्स, गणित। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कई कैलकुलेशन यूज में लिए, कई मैथमेटिकल फॉर्मूला उन्होंने अप्लाई किया, जो कि उस समय बिल्कुल नया था, क्योंकि बायोलॉजी में मैथ्स कॉमनली अप्लाई नहीं की जाती थी उस समय। और आज भी हम देखें तो बायो बैकग्राउंड वालों के लिए मैथ्स थोड़ी सी वीक कंसीडर की जाती है। ऐसा नहीं सभी के लिए, कुछ एक में कॉमन है ये एज जनरल कि बायो बैकग्राउंड वालों की मैथ्स एज जनरल माना जाता है कि वीक होगी। तो यहां पे भी यही पॉइंट दिया गया है कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट प्रयोगों में, रिजल्ट में गणित, मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज में लिया, जो बिल्कुल नया था कि बायो में आप मैथ्स को यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखें तो ये पॉइंट भी लगभग कारक से रिलेटेड ही आ रहा है। मेंडल जिन्होंने बताया लक्षणों का निर्धारण कारक कर रहा है, विविक्त इकाइयां हैं ये, इनमें सम्मिश्रण नहीं पाया जाता है, लेकिन मेंडल इस कारक का कोई भौतिक प्रमाण, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। मेंडल ने कहा कि कारक लक्षणों का निर्धारण कर रहा है, लेकिन मेंडल ये नहीं बता पाए कि कारक है कौन, क्या उसका भौतिक प्रमाण है, वो किस तरह से लक्षणों का निर्धारण कर रहा है। इस पॉइंट को मेंडल प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहां अगर हम देखें, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जिसके कारण मेंडल अपने वर्क को मान्यता नहीं दिलवा पाए। पहला, संचार व्यवस्था उस समय इतनी आसान नहीं थी। दूसरा, अगर हम देखें मेंडल के अनुसार जो फैक्टर है उनमें सम्मिश्रण नहीं पाया जाएगा, ये पॉइंट भी मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मेंडल द्वारा अपनाया गया गणित आधारित रास्ता, वो भी बिल्कुल नया था, और मेंडल कारक का कोई भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए। संचार व्यवस्था में ही आपको ध्यान रखना है कि मेंडल ने अपने वर्क को, अपने प्रयोगों को ज्यादा लार्ज स्केल पे, बड़ी मात्रा में पब्लिश भी नहीं करवा पाए, यानी कि वो अच्छे से संचारित उसे नहीं कर पाए। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, मेंडल के सफलता के कारण। अभी हमने कंप्लीट किया मेंडल के फेलियर के रीजन, एक तरह से कहा जाए कि मेंडल के असफलता के कारण, या कहा जाए कि मेंडल के कार्यों के छुपे होने के कारण अभी हमने देखा। अब हमें देखना है मेंडल की सफलता के कारण। हम सभी जानते हैं मेंडल ने जो कार्य किए बिल्कुल सही किए, उनके रिजल्ट्स बिल्कुल सही थे, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई वो अभी हमने देखा। तो अब पॉइंट ये कि मेंडल ने हमेशा जो भी प्रयोग किए, उन प्रयोगों में, उन एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा उन्हें सफलता मिलती गई।
उनके सभी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बिल्कुल हमें करेक्ट मिलते गए, सही मिलते गए। क्यों सही मिले? क्या उनका सफलता का रीजन था? क्या सफलता के कारण रहे होंगे जिसके कारण मेंडल के हर प्रयोग सफल होते गए? तो एक एक करके अगर हम देखें कि मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे, तो काफी सिंपल पॉइंट्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहली बात अगर हम देखें तो मेंडल यहां एक समय में एक लक्षण लेकर ही अध्ययन करते थे, और या फिर ज्यादा से ज्यादा दो, यानी एक या दो कैरेक्टर लेके स्टडी करते थे। ये अपने आप में सक्सेस का एक सबसे बड़ा पॉइंट है मेंडल के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेंडल से पहले किसी रिसर्चर या साइंटिस्ट ने इस तरह के कार्य ना किए, उन्हें सफलता नहीं मिली। उसका बहुत बड़ा रीजन ये कि आप एक बार में कई सारे कैरेक्टर्स लेकर अध्ययन करेंगे तो आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेंडल इन चीजों को जानते थे, तो उन्होंने एक बार में एक या दो कैरेक्टर लेकर ही अध्ययन किया। इसमें समय तो ज्यादा लगना है, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो उनकी सफलता के कारण में एक सबसे पहला कारण ही यही कि मेंडल एक समय में एक अथवा दो लक्षणों का ही अध्ययन करते थे, और यही पॉइंट्स आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। पहला। सेकंड पॉइंट पे अगर आप आए तो सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है पी प्लांट, जो मेंडल ने सेलेक्ट किया। किसी भी रिसर्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जब कोई प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग किस पर कर रहे हैं, किस जीव पर कर रहे हैं। डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो आपके प्रयोगों के सफलता के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसा जीव सेलेक्ट किया है, चयनित किया है अपने प्रयोग के लिए। और मेंडल यहां काफी स्मार्ट रहे। मेंडल ने यहां पर पी प्लांट को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यह अपने आप में उनके सफलता का एक कारण रहा है कि आप अपने प्रयोगों के लिए किस पे प्रयोग करना चाह रहे हैं, किससे चयन कर रहे हैं अपने प्रयोग के लिए। और मेंडल ने यहां चयन किया पी प्लांट को। तो पी प्लांट का चयन करने पे उन्हें सफलता क्यों मिली? पी में ऐसा क्या प्लस पॉइंट है? तो पी में मटर में कई प्लस पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसा फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो इसकी लाइफ साइकिल, जीवन चक्र आपको दे रखा है। लाइफ साइकिल बहुत कम है, केवल 2 से 3 महीने में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती। तो यानी कि उसे अध्ययन करना बहुत आसान हुआ। 2 से 3 महीने में उसका जीवन चक्र कंप्लीट हुआ और आपको रिजल्ट्स उस प्रयोग के, उस समय के मिल जाएंगे 2-3 महीने में। अगर इसकी जगह आप कोई पेड़ ट्री ले लेते हैं तो सालों लग जाएंगे उसके लाइफ साइकिल में। तो यहां मेंडल स्मार्ट रहे, इन्होंने मटर के पादप का चयन किया, और इसका एक प्लस पॉइंट ये कि मटर का जीवन चक्र छोटा है, ताकि आपको आसानी से रिजल्ट मिलते जाए लाइफ साइकिल को लेते हुए। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा यहां, पी में स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन भी आपको मिलता है नेचुरली, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही पुष्प पे है, तो आसानी से स्वपरागण यहां पर कराया जा सकता है, ये एक प्लस पॉइंट। और सेल्फिंग के साथ साथ आप आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से क्रॉस पॉलिनेशन भी हम करवा सकते हैं। सेल्फिंग तो नेचुरली मिल ही रही है, और हम अपने प्रयोगों के लिए कृत्रिम रूप से इनमें पर परागण करा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो मटर के पौधे में अगला प्लस पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, यहां कई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, विपर्यासी ट्रेट आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी ऐसे लक्षण जिससे हम आसानी से डिफरेंशिएट, विभेदित कर सकते हैं, जो आपने सुना भी है, आगे मिलेगा भी, जैसे टॉल ड्वार्फ, लंबा बौना। ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हुआ, विपर्यासी लक्षण हुए यहां पे, लंबा बौना आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो ऐसे कई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पी में मिलते हैं। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, जो आगे के लेक्चर्स में आपको मिलेगा। अगर सीड कलर की बात करें, येलो ग्रीन, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग है, आसानी से पहचाना जा सकता है। फ्लावर कलर में भी आप मिलेंगे, वॉयलेट, व्हाइट आपको मिला। बीज की आकृति, सीड शेप आप देखते हैं, राउंड एंड, रिंकल, गोल व झुर्रीदार। तो ऐसे कई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मटर के पौधे में हमें देखने को मिलता है, जिससे आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। फिर नेक्स्ट
का प्लस पॉइंट किया कि मटर को हम आसानी से उगा सकते हैं। काफी सिंपल पॉइंट, हर कोई जानता है कि पी प्लांट को उगाना भी काफी आसान है। तो देखिए यहां मेंडल के सफलता के पॉइंट्स हम बता रहे हैं। पहला पॉइंट आपने कहा कि मेंडल एक बार में एक या दो लक्षणों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरा हमने कहा कि मेंडल ने चयन किसका किया अपने प्रयोग के लिए, तो मटर के पादप का। मटर के पादप को चयन क्यों किया गया, क्या प्लस पॉइंट, तो ये प्लस पॉइंट आप देख रहे हैं। लाइफ साइकिल जीवन चक्र बहुत छोटा है, केवल 2 से 3 महीने का। सेल्फिंग आप इसमें करा सकते हैं क्योंकि नेचुरली आपको मिल रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन कृत्रिम रूप से पर परागण भी आप यहां करा सकते हैं। कई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हमें दिखाई दे रहे हैं यहां पे, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। प्लस इन्हें उगाना भी काफी ज्यादा इजी होता हुआ आपको यहां पर मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखें, बीज के आकार बड़े साइज है, वही इसलिए हम देखते हैं उससे आकार हैंडलिंग जो है इनकी वो भी काफी इजीली हो सकती है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें सफलता में, तो यहां मेंडल ने गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन किया। अब गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन करना, जो ब्रैकेट में हमने लिखा है लार्ज सैंपलिंग साइज, जो नमूनों की संख्या है वो ज्यादा थी, उसी पॉइंट को आप कह रहे गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन करना। यानी कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो आपके पास जो सैंपल साइज है, नमूनों की संख्या, सैंपल साइज आपकी बड़ी होनी चाहिए। जितनी लार्ज सैंपल साइज हमारे पास होगी, रिजल्ट में एक्यूरेसी के चांस उतने ही ज्यादा होते जाएंगे। और हमारी सैंपल साइज अगर छोटी है तो आप देखेंगे वहां पे मिस्टेक, एरर होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो मेंडल की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण यही रहा कि मेंडल को हमेशा सही रिजल्ट मिले। क्यों? क्योंकि मेंडल ने लार्ज स्केल पे अपनी सैंपल साइज ले रखी थी। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 4 प्लांट पे उन्होंने कार्य किया, नो, हजारों की संख्या में उन्होंने अपने सैंपल लिए और उन सैंपल पर अपने प्रयोग किए और उन्हीं प्रयोगों के द्वारा जो रिजल्ट्स आए वो उन्होंने बताया। तो ऑब्वियसली जब हम लार्ज सैंपल साइज लेकर अध्ययन करेंगे तो रिजल्ट में एक्यूरेसी के चांस बढ़ते हुए आपको यहां पर मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहां सांख्यिकी विश्लेषण की बात की गई। सांख्यिकी मैथ्स की तरह आप सभी जानते हैं। तो मेंडल ने अपने जो भी रिजल्ट्स का अध्ययन किया उनमें सांख्यिकी विश्लेषण जरूर किया। स्टैटिस्टिक को उन्होंने जरूर अप्लाई किया अपने रिजल्ट्स को। तो अपने रिजल्ट पर स्टैटिस्टिक को अप्लाई करके अध्ययन किया, जिससे भी आप देखेंगे रिजल्ट सही उन्हें मिला और ये अपने आप में सफलता का एक कारण बनता है। तो कुछ समय पहले यानी लास्ट लेक्चर में आपने देखा मेंडल ने, लास्ट पॉइंट में हमने देखा मेंडल के असफलता के कारण। यहां आप देख रहे हैं सफलता के कारण। सफलता के सिंपल पॉइंट आपको बताने, एक बार में 1 या 2 लक्षणों का अध्ययन करना। वो हम भी जानते हैं कि एक समय में जब आप कोई काम करें तो केवल उसी पर ही फोकस करें, वही मेंडल ने किया। फिर मेंडल ने पी को सेलेक्ट किया, पी प्लांट को। पी में अपने आप में कई प्लस पॉइंट आपको देखने को मिले। फिर मेंडल ने गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन यानी कि लार्ज सैंपल साइज लेकर स्टडी करी और यहीं पर इन्होंने सांख्यिकी विश्लेषण को भी काम में लिया, स्टैटिस्टिक को भी अप्लाई किया, जिसके कारण भी आप देखेंगे रिजल्ट की एक्यूरेसी बढ़ते हुए आपको मिलती है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट अगर आप देखें यहां पर, तो मेंडल के कार्य में आप सभी जानते हैं कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल किसे सेलेक्ट किया था? पी प्लांट, पाइसम सटाइवम, पहले भी आपको बताया गया। अब आपको देखना है फर्स्ट पॉइंट ये कि मेंडल ने अपना जो पी प्लांट लिया अध्ययन करने के लिए, इस पी प्लांट पे कौन कौन से कैरेक्टर्स को लेकर, कौन कौन से लक्षणों को लेकर उन्होंने अपना पूरा प्रयोग कंप्लीट किया। पी में कई सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन यहां वही कैरेक्टर हम ले रहे हैं जो मेंडल ने अपने अध्ययन में लिए थे। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पी में से 7 लक्षणों का चयन किया, 7 कैरेक्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किए। अब वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे उसी की लिस्ट आपके सामने टेबुलर फॉर्म में। क्योंकि यहां जो 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए, 7 कैरेक्टर के साथ साथ आपको उन कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म
जिसे हम कह रहे थे ट्रेट। परिभाषा में आपने बताया भी था लक्षण और ट्रेट। तो 7 लक्षण लिए और उन 7 लक्षणों के ट्रेट कौन से थे? कॉन्ट्रास्टिंग, विपर्यासी, यानी एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। तो वो आपको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया ताकि याद करना भी काफी इजी हो। 7 कैरेक्टर लिए उन्होंने। कैरेक्टर के कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है वो आप देख सकते हैं इस टेबल में। जैसे टेबुलर फॉर्म देखें तो लक्षण आपको दे रखा है कैरेक्टर, फिर डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, उसके कॉन्ट्रास्टिंग। सबसे पहले हम ले रहे हैं तने की लंबाई यानी हाइट। हाइट में आप सभी जानते हैं आपको मिलता है टॉल एंड ड्वार्फ, लंबा एवं बौना। फर्स्ट आपने ले रखा है यहां पर हाइट। सेकेंड अगर हम लें पुष्प की स्थिति, फ्लावर पोजीशन इन्होंने लिया। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल आपको मिलेगा, अक्षीय और अंत्यस्थ। 7 कैरेक्टर हम ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। चाहे तो पहले कैरेक्टर, पहले आपने लिया हाइट, तने की लंबाई। दूसरा आप यहां बता रहे हैं पुष्प की स्थिति। तीसरा आपने बताया पुष्प का रंग, फ्लावर कलर। फिर आप कह रहे हैं फली का आकार यानी कि पॉड शेप, फिर फली का रंग आप बता रहे हैं यहां पे, पॉड कलर, बीज का रंग सीड कलर और बीज का आकार सीड शेप। तो ये 7 लक्षण आपको याद रखने हैं जिन्हें मेंडल ने सेलेक्ट किया था अपने प्रयोग के लिए। अब देखिए इनके डोमिनेंट कौन से थे और रिसेसिव यानी कॉन्ट्रास्टिंग क्या क्या थे। लंबाई में आप सभी जानते हैं टॉल एंड ड्वार्फ, लंबा व बौना। दूसरा पुष्प की स्थिति, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल, टर्मिनल। पुष्प का रंग बैंगनी सफेद, ये याद रखने आपको। फली की आकृति फूली हुई, सिकुड़ी हुई आपको मिल रही है। फली का रंग हरा और पीला आपको देखने को मिल रहा है। बीज का रंग पीला, हरा आप बता रहे हैं। अब देखिए यहां पे आप ध्यान रखेंगे, फली के रंग में हरा तो प्रभावी है और येलो पीला अप्रभावी, जबकि बीज के रंग में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी आपको मिलेगा। और बीज का आकार आपको मिलना है गोल एवं झुर्रीदार, राउंड एंड रिंकल। क्लियर, ये आप देखेंगे। अब यहां फली का आकार देखें, फूली हुई और सिकुड़ी हुई, तो इसे ट्राई किया गया है इस तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। आप देख सकते हैं मटर की फली सबने देख रखी है, या बता रहे फूली हुई और ये सिकुड़ी हुई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में आपको मिलना है। इसी तरह से फली का कलर अगर आप देख सकें तो ग्रीन और येलो आपको दे रखा है। तो यहां कलर में आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज ना हो फली का रंग और बीज के रंग में। फली के रंग में तो हरा डोमिनेंट है, जबकि बीज के रंग में पीला डोमिनेंट आपको मिलेगा। तो यहां कैरेक्टर्स की बात करें तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए और ट्रेट्स अगर हम देखें तो 14 ट्रेट आपको देखने को मिल रहे हैं, 7 डोमिनेंट और 7 रिसेसिव। तो ट्रेट यहां पे 14 हो गए और कैरेक्टर की बात की जाए तो 7 कैरेक्टर्स आपको यहां देखने को मिलते हैं। अब अगर इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू करें तो आप देखिए, आप सभी जानते हैं मटर का जो पौधा है डिप्लॉयड है यानी कि 2n, और इस डिप्लॉयड के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको मिलते हैं 14 क्रोमोसोम, 7 पेयर जो आपको मिलेंगे, 7 पेयर के फॉर्म में मिलने, ये 7 और ये 7 आपको बताए गए 7 पेयर। तो यहां ये पॉइंट किस लिए बताए जा रहे हैं तो ये ध्यान से समझे। अभी हमने कहा मेंडल ने 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए, लक्षणों का चयन किया 7, और आप सभी जानते हैं लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, जीन। तो 7 कैरेक्टर, इन्हें कंट्रोल करने वाला जीन, जिसे मेंडल ने कहा था फैक्टर, कारक। और ये भी आप जानते हैं जीन कहां उपस्थित होगा, गुणसूत्रों पर, क्रोमोसोम पर आपको जीन मिलते हैं। यानी मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए, उन 7 कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन कहां पाए जाएंगे, क्रोमोसोम पर। और पी के अंदर क्रोमोसोम की संख्या है 14, 7 पेयर, 7 जोड़ी क्रोमोसोम आपको पी में देखने को मिलते हैं। तो इस डायग्राम में आपको यह चेक करना है कि कौन से लक्षण का जीन कौन से गुणसूत्र पर पाया जाता है। गुणसूत्र की संख्या दे रखी है 1 से 7 तक,
7 पेयर है, तो साथ साथ 14 आपको मिल रहे हैं। तो आपको यहां ये याद रखना है कि अभी जो 7 कैरेक्टर्स हमने बताए, उन 7 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाला जीन कौन कौन से क्रोमोसोम पर मिलेगा। मेंडल ने पॉइंट नहीं बताया क्योंकि उस समय क्रोमोसोम वगैरह जीन डिस्कवर्ड नहीं थे। मेंडल ने कहा 7 लक्षण उन्होंने अध्ययन के लिए लिया है और 14 ट्रेट थे, आप जानते हैं। अब आपको यह नॉलेज होनी चाहिए कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए, उन कैरेक्टर्स के जीन कौन कौन से गुणसूत्रों पर मिले। तो 1 बाय 1 देखते हुए आपको चलना है। सबसे पहले आप आइए क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1 पे कौन से लक्षण का जीन उपस्थित है, ये जीन है। यहां कौन सा कैरेक्टर हम ले रहे हैं, पुष्प का रंग, फ्लावर कलर, इसका जीन आपको मिला क्रोमोसोम नंबर 1 पे। यहीं हम देखें तो क्रोमोसोम नंबर 1 पर ही एक और कैरेक्टर का जीन आपको मिल गया, बीज का रंग। तो फ्लावर कलर, सीड कलर, दोनों कैरेक्टर के जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पर हमें मिल गए। क्रोमोसोम नंबर 1 पर और भी कई सारे जीन होंगे, नो डाउट, लेकिन हम केवल उन्हीं जीन की बात कर रहे हैं जिस जीन के द्वारा जो लक्षण कंट्रोल हो रहा है, जिसे मेंडल ने लिया था। तो मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए, उनके जीन्स की लोकेशन बताई जा रही है केवल। तो 2 कैरेक्टर आ गए, पुष्प का रंग, बीज का रंग। इन दोनों लक्षणों के जीन आपको मिल रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पर। क्लियर? अब यहीं अगर आप देखें तो फिर आप आइए क्रोमोसोम नंबर 4। नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्रोमोसोम नंबर 4, यहां कौन से कैरेक्टर का जीन आपको मिल रहा है, हाइट, तने की लंबाई, पादप की लंबाई, जो भी कहें, जो टॉल ड्वार्फ हम कह रहे थे। तो हाइट का जीन आपको मिला क्रोमोसोम नंबर 4 पर। फिर अगर हम आए फली का आकार, फली का आकार, इस कैरेक्टर का जीन भी आपको कहां मिल रहा है, क्रोमोसोम नंबर 4 पर। इसी तरह से 4, चौथे क्रोमोसोम पर एक और कैरेक्टर का जीन, पुष्प की स्थिति, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल, टर्मिनल, जो हमने कहा था, उसका जीन भी आपको दिखाई दे रहा है यहां पर क्रोमोसोम नंबर 4 पर। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 पर 2 जीन मिल गए, 2 लक्षणों के। क्रोमोसोम नंबर 4 पर 3 लक्षणों के जीन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट आइए क्रोमोसोम नंबर 5, 5वें पे आपको कौन सा लक्षण का जीन मिला, फली का रंग, पॉड कलर, जो आपने लिया था ग्रीन येलो, पॉड कलर का जीन आपको मिल रहा है क्रोमोसोम नंबर 5 पर। फिर क्रोमोसोम नंबर 7 पे आप आए, यहां आपको मिलेगा बीज का आकार, सीड शेप, राउंड, रिंकल्ड, गोल, जोड़ीदार, इस लक्षण का जीन आपको मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 7 पर। क्लियर? तो ये आपको यहां याद रखने, जो हमने 7 कैरेक्टर्स लिए, उन 7 कैरेक्टर्स के जीन कहां कहां मिल रहे। तो यहां पुष्प का रंग, बीज का रंग क्रोमोसोम नंबर 1 पे आपको देखने को मिला। यहीं पर अगर हम देखें तो 4th नंबर क्रोमोसोम पर पादप की लंबाई, फलिका का, पुष्प की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। और यहीं 5वें नंबर पे आप देखें फलीकरण, और 7वें नंबर पर आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है बीज का आकार। तो इस तरह से ये बोर्ड पे एक बार आप देख सकते हैं कि सारे कैरेक्टर्स क्रोमोसोम 7 और उन पर जीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां आप ध्यान रखें कौन कौन से क्रोमोसोम आए हमारे पास, 1, 4, 5, 7। यानी कि अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5, 7, ये आपके सामने 4 क्रोमोसोम जिनके ऊपर जीन्स हमें मिले। बाकियों पर भी जीन है, सभी में जीन है, कई सारे जीन है, लेकिन हम केवल मेंडल के जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे 7P में, उन 7 कैरेक्टर्स के जीन कहां है उनकी बात कर रहे हैं। तो उन 7 लक्षणों के जीन कुल 4 क्रोमोसोम पर पाए गए, 1, 4, 5, 7। याद रखेंगे 1457, 1, 4, 5, 7 पे आपको मिल रहे हैं। अब इन पर कितने कितने जीन्स मिले वो भी काफी इजी है। क्रोमोसोम नंबर 1 पे हमें कितने जीन दिखाई दिए, 2। तो ये याद रख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पर हमें 2 जीन दिखाई दिए। क्रोमोसोम नंबर 4, इस पे आप आइए, कितने जीन दिख रहे, 3 जीन आपको दिखाई दिए। क्रोमोसोम नंबर 5 की बात करें, 1 जीन हमें दिखाई दिया।
और इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 7 पर भी हमें एक जीन दिखाई दे रहा है। तो क्रोमोसोम नंबर कौन कौन से थे याद रखेंगे, 1, 4, 5, 7, और कौन से क्रोमोसोम पर कितने जीन्स थे वो भी आप याद रखें कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 जीन थे, 4 पर 3, 5 और 7 पर एक एक जीन पाए गए। तो सबसे ज्यादा जीन कौन से क्रोमोसोम पर हमें मिले, क्रोमोसोम नंबर 4। जो चौथे नंबर का क्रोमोसोम है इस पे सबसे ज्यादा, क्योंकि तीन कैरेक्टर्स के जीन हमें मिले, पादप की लंबाई, फली का आकार, पुष्प की स्थिति। तो मेंडल ने कैरेक्टर लिए 7, ट्रेट थे 14, और इन 7 लक्षणों के जीन हमें मिले 4 क्रोमोसोम पर, 1, 4, 5, 7। सबसे ज्यादा जीन हमें मिले क्रोमोसोम नंबर 4 पर। क्लियर। अब यहीं पर एक पॉइंट आपके लिए मेंशन किया गया, यहां पर कौन सा पॉइंट, अगर आप देखें आप तो पॉइंट आपके सामने, यदि मेंडल ने फली का आकार की बात की जा रही है, फली का आकार और पादप की लंबाई और फली का आकार, ये 2 देखिए लिखा है, और कहां है बोर्ड पे आप देख सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर 4 पे, पादप की लंबाई, फली का आकार का अध्ययन एक साथ किया होता तो। ये बिल्कुल एक डिफरेंट पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट आपको लिंकेज में समझना है। दोबारा यहां इन्होंने एक मेंशन किया, तो एक बार देख लें कि आप बता रहे हैं यदि पादप की लंबाई और फली का आकार इनका अध्ययन एक साथ, मेंडल ने तो मोनोहाइब्रिड किए थे ज्यादातर, सातों लक्षणों में अलग अलग। अब ये कह रहे हैं अगर एक साथ इन दोनों का अध्ययन किया होता तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी। पहला, वो स्वतंत्र अपीवन को नहीं समझा पाते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपीवन, ये निष्कर्ष दिया था मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस से। तो आगे के लेक्चर में आप देखेंगे मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस, उसका रिजल्ट स्वतंत्र अपीवन, और उस समय ये पॉइंट आपसे फिर पूछा जाएगा और फिर रिकॉल कराया जाएगा। तो अभी केवल याद रखें कि अगर इन दोनों लक्षणों को, पादप की लंबाई, फली का आकार का अध्ययन वो साथ में करते तो मेंडल स्वतंत्र अपीवन को समझा नहीं पाते। क्यों, वो हम देखेंगे डायहाइब्रिड में। दूसरी संभावना, संभवतः वह सहलग्नता को खोज कर लेते शायद, कि यहां कहा गया कि मेंडल ने डायहाइब्रिड में स्वतंत्र अपीवन को समझाया था, वो देखेंगे डायहाइब्रिड में। अगर डायहाइब्रिड में मेंडल इन दोनों कैरेक्टर को ले लेते साथ में, तो शायद वो स्वतंत्र अपीवन को नहीं समझा पाते और उसकी जगह शायद वो सहलग्नता समझा देते। वो कोई नहीं जानता कि वो क्या समझा पाते एक्चुअल में, क्योंकि लिंकेज का पार्ट है सहलग्नता, जिसे मॉर्गन ने समझाया था। तो वो मॉर्गन में आप समझेंगे ध्यान से। यहां आपको केवल ये पॉइंट याद रख लेना है, समझने का कुछ भी नहीं इसमें, क्योंकि पॉइंट समझेंगे हम मोनो हाइब्रिड के बाद डायहाइब्रिड क्रॉस में, और सहलग्नता आप समझेंगे और डिटेल में जब मॉर्गन के कॉन्सेप्ट को आप समझना स्टार्ट करेंगे। तो यहां केवल आप ये याद रखें कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए। कौन कौन से 7 वो आपको बताए गए। 14 ट्रेट लिए, सातों के डोमिनेंट 7 और 7 रिसेसिव, यानी 14 ट्रेट उन्होंने लिए। फिर आपको याद रखना है कि मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए उनके जीन 4 क्रोमोसोम पे हमें मिले, 1, 4, 5, 7 पे, और सबसे ज्यादा जीन आपको देखने को मिला क्रोमोसोम नंबर 4 पे। 3 कैरेक्टर्स के जीन आपके सामने, पादप की लंबाई, फली का आकार, पुष्प की स्थिति। क्लियर। तो पी प्लांट डिप्लॉयड प्लांट है, 14 क्रोमोसोम यानी कि 7 पेयर क्रोमोसोम, 7 कैरेक्टर के जीन, 4 क्रोमोसोम पे, 1, 4, 5, 7। क्लियर स्टूडेंट्स यहीं पर अगर आप देखें तो एक पॉइंट और, आपने सीड के कैरेक्टर्स लिए। इन्हीं सीड कैरेक्टर में एक कैरेक्टर है सीड शेप। सीड शेप का कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म राउंड एंड रिंकल्ड, गोल व जोरीदार। तो यहीं अगर हम देखें तो सीड शेप राउंड गोल होने का कारण आपको दे रखा है, यहां स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम उपस्थित है, इसलिए राउंड शेप में आपको मिलेगा। और जहां पर भी सीड्स में ये एंजाइम एब्सेंट होंगे, क्योंकि अगर इनका जीन रिसेसिव है जिसे आपने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया, तो अगर एब्सेंट है, अनुपस्थिति में, आप देखेंगे आपको रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार सीड्स मिलेंगे। यहीं पर नेक्स्ट आपको देखना है मेंडलियन टेक्निक,
कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो किया था, वो विधि आपको यहां पर देखनी है। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो यहां काफी सिंपल स्टेप्स मेंडल ने अप्लाई किए और इन्हीं स्टेप्स को लेते हुए आपको अपना मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड या जितने भी क्रॉसेस है उन मेंडलियन क्रॉसेस में आपको मेंडलियन स्टेप को फॉलो करना है। क्या क्या स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे यहां? सबसे पहले आपने प्योर पेरेंटल प्लांट को सेलेक्ट करना होगा। फिर सेकंड, उन्हीं में आपको क्रॉस परफॉर्म करना है, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट में। और थर्ड, आफ्टर क्रॉस जो भी प्लांट हाइब्रिड आपको मिल रहे हैं उनमें आप सेल्फिंग परफॉर्म करते हैं। तो अगर देखें हम यहां पर स्टेप्स, तो सबसे पहला आपने लिखा है शुद्ध यानी समयुग्मजी का निर्माण। सबसे पहले आपने यहां पर प्योर प्लांट को सेलेक्ट करना है। कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, आप हाइट लीजिए, सीड कलर, सीड शेप, XYZ, कोई भी कैरेक्टर के लिए जो भी मेल या फीमेल प्लांट आपको चाहिए वो प्योर समयुग्मजी होने चाहिए। और समयुग्मजी हम किसे कहेंगे, वो टर्मिनोलॉजी में आपको एक्सप्लेन किया गया था। यानी किसी कैरेक्टर के दो एलील और दोनों समान एलील है, लाइक कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, तो इस कंडीशन को आपने कहना है प्योर समयुग्मजी। तो सबसे पहला स्टेप यहां पर ये कि आपको प्योर होमोजाइगस प्लांट डेवलप करने। और प्योर कैसे बनेंगे? स्वपरागन, निरंतर स्वपरागन। कॉन्टिन्यूअसली अगर आप किसी प्लांट में सेल्फिंग करते जाएंगे तो होमोजाइगोसिटी बढ़ते हुए आपको यहां पर मिलनी है। तो यहां पर पहला स्टेप प्योर लाइन आपको सेलेक्ट करना है। और कैसे, वो आपको बताया गया अभी स्वपरागन के द्वारा, कि जब भी आप सेल्फिंग करेंगे तो आपको प्योर यहां पर मिलते जाएंगे। जैसे कि अगर यहां की बात की जाए तो यहां मेंडल ने 14 ट्रू वैरायटी डेवलप करी। टेबल में आपने देखा था कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे और उन 7 कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म 14 थे, 7 डोमिनेंट और 7 रिसेसिव। तो इन सभी 7 + 7 14 प्लांट के उन्होंने प्योर बनाए, यानी कि समयुग्मजी पादप उन्होंने बनाए। और प्योर किसके द्वारा बनाया गया? तो वो आपने कहना है स्वपरागन के द्वारा। निरंतर कॉन्टिन्यूअसली आप सेल्फिंग करते गए, जिसके कारण आपको 14 तद्रुप प्रजनन सम यानी कि प्योर लाइन प्राप्त हुए। तो पहला स्टेप ये हुआ कि सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। हमें यहां पे शुद्ध जनक चाहिए और शुद्ध कैसे बनाए जाएंगे? तो वो आपने कहना है निरंतर स्वपरागन से। अब निरंतर स्वपरागन से कैसे बनता है वो भी आगे आप देखेंगे, मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में ये देखने को मिलेगा भी। यही सेकेंड स्टेप, अब जो प्योर पेरेंट्स हमने बनाए अभी, अब उनके मध्य आपको संकरण यानी कि क्रॉस परफॉर्म करना है। जो भी प्योर पेरेंट आपने डेवलप किया उसमें क्रॉस करेंगे। और क्रॉस किस तरह से? तो यहां उसमें पहला स्टेप है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन विपुंसन, इसको एक डायग्राम के द्वारा अभी समझाया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं पी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों आपको एक ही फ्लावर में मिल रहे हैं, जिसे आप कह रहे हैं बाइसेक्सुअल। और इसलिए आपने लिखा भी था लास्ट लेक्चर में कि इनमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागन पाया जाता है, सेल्फिंग तो मिल ही रहा है, और हम कृत्रिम रूप से पर परागन भी यहां पर करवा सकते हैं। तो अगर हमें क्रॉस परफॉर्म करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल को यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि मेल और फीमेल जो दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें से एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आपने रिमूव करना है। और यहां हम कौन से ऑर्गन को रिमूव करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और उसी प्रक्रिया को आप कहेंगे विपुंसन, इमैस्कुलेशन। डेफिनेशन क्या दी है? द्विलिंगी पादपों में परिपक्वता से पूर्व पुंकेसर को हटा दिया जाता है। ऐसा स्वपरागन को रोकने के लिए किया जाता है। क्योंकि बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों ऑर्गन होंगे, तो ऑब्वियसली आपको स्वपरागन मिलेगा यहां पर। तो स्वपरागन रोकना है क्योंकि हमें क्रॉस संकरण करवाना है। तो स्वपरागन रोकने के लिए हमने पुंकेसर नर जननांग को, आपने एंथर्स को रिमूव कर दिया यहां से। तो अब केवल इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनोशियम उपस्थित है।
तो ये एक फीमेल प्लांट की तरह वर्क करेगा, यूनिसेक्सुअल प्लांट। और इसी स्टेप को आपने कहा इमैस्कुलेशन, यानी एंथर्स को हटा देना। और कब? उसके परिपक्व होने से पहले, क्योंकि अगर वो मैच्योर हो गया तो क्रॉस कर सकता है, इसलिए उसके क्रॉस से पहले ही आप यहां से एंथर्स को हटा दें। इस स्टेप को आपने नाम दिया है इमैस्कुलेशन। क्लियर? सेकेंड, अब आप कहेंगे बैगिंग। बैगिंग यानी कि थैलीकरण आपने करना, क्योंकि जब आपने मेल पार्ट को हटा दिया, अब उस प्लांट को आपने कवर अप कर दिया है ताकि किसी और पादप से परागकण यहां आकर पॉलिनेशन न करे। तो अनडिजायरेबल पॉलिनेशन, अनचाहे परागकण को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? यहां पर थैलीकरण आपने बताना है। फिर टैगिंग आप बताएंगे। टैगिंग सभी जानते हैं, लेबलिंग करना। कि बैगिंग के बाद आप बता रहे हैं टैगिंग, यानी यहां पर आप कहना चाह रहे हैं कि लेबलिंग करेंगे कि कौन से प्लांट है, कौन सा कैरेक्टर हमने लिया है, टॉल, डॉर्फ, जो भी, उस डेट आपने, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें आप उसी प्लांट में एक टैग लगाकर रख देंगे। क्योंकि हजारों की संख्या में पादप है आपके पास, उनमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपको याद नहीं रहेगा कि कौन से प्लांट में क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इसके लिए आप बैगिंग, उसके बाद टैगिंग कर देंगे यहां पर कि इस डेट को हमने किया, प्लांट टॉल, डॉर्फ, राउंड, रिंकल, जो भी इंफॉर्मेशन हमें नोट करनी है। क्लियर? ये एक आउटलाइन। अब इसी को डिटेल में डायग्राम के थ्रू आपने समझना है। देखिए, सबसे पहले आपने पैतृक बताया, कौन कौन से हमने लिए? प्योर टॉल, शुद्ध लंबा, और शुद्ध बौना आपने ले रखा है। प्योर यानी कि कैपिटल टी टॉल, और ये डॉर्फ स्मॉल टी आप यहां बताएंगे। क्लियर? अब इसमें आप कैंची लेकर आप देखिए परागकण, इसे हम रिमूव कर रहे हैं, आप एंथर्स को हटा रहे हैं यहां से। इसे ही हमने क्या कहना है? इमैस्कुलेशन यानी कि विपुंसन। तो पहला स्टेप, आपने प्योर पैरेंट लिए। प्योर कैसे बनाया गया? स्वपरागण, निरंतर स्वपरागण के द्वारा। अब जो पादप आए, इनमें आपने क्रॉस करना है। क्रॉस के लिए एक प्लांट, किन्हीं में, दोनों में से कोई एक, जैसे हमने ये लिया, इस प्लांट में आपने विपुंसन किया, यानी कि सभी एंथर्स आपने यहां से हटा दिए। क्लियर? अब इस तरह से दिखेगा, यहां कोई एंथर नहीं है, आपने सारे एंथर हटा दिए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? डस्टिंग, यहीं पर इमैस्कुलेशन किया। अब जिस प्लांट को हमने बौना समझा, इसमें एंथर प्रेजेंट है, यहां से आप एंथर परागकण लेंगे और इन परागकण को इसके स्टिग्मा पे, गायनोशियम सभी जानते हैं, सिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो वर्तिकाग्र पर आपने परागकण का स्प्रे वहां छिड़क देना है। अब आप बता देंगे थैलीकरण, आपने इसको पैक कर दिया, कवर अप कर दिया, ताकि किसी और पादप का परागकण इस पर ना आ सके और यहां पॉलिनेशन ना मिले। इसे आप कह रहे हैं बैगिंग थैलीकरण। क्लियर? यहां जो बाइसेक्सुअल था, उसमें से पहले हमने एंथर्स को हटाया, तो इसे अब फीमेल प्लांट की तरह हम मान सकते हैं। ये हुआ विपुंसन। जिस पादप को आपने मेल कंसीडर करना है, इसे आप यहां पे क्या मानना चाह रहे हैं? मेल। इसे हमने मान लिया फीमेल, क्योंकि अब ये यूनिसेक्सुअल हो चुका है, फीमेल, और यहां से केवल एंथर हम ले रहे हैं, तो इसे हमने नर जनक की तरह मान रखा है। अब इन एंथर को इसके वर्तिकाग्र पर आपने छिड़क दिया। अब थैलीकरण, ताकि किसी और पादप का परागकण, पॉलन ग्रेन फ्यूज न हो। और इसी के साथ टैगिंग, टैग कर देंगे। लेबलिंग आपने कर दिया कि इस डेट को हमने किया, मेल टॉल, फीमेल डॉर्फ, XYZ, जो भी आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो आपने टैगिंग में नोट कर देना है। क्लियर? अब टैगिंग के बाद आप सभी जानते हैं, यहां जो भी पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आए, ये फ्यूज होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स में फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद आपको यहीं फिर आगे सीड्स मिलेंगे, और ये जितने भी सीड्स, बीज आपको मिलने, ये सभी हाइब्रिड सीड्स होंगे, और इन्हीं सीड्स को आगे आप ग्रो करवा देंगे, जर्मिनेट, तो आपको मिलेंगे कई सारे हाइब्रिड प्लांट्स।
संकरित पादप आपको मिलने हैं। फ्यूजन किया, सीड जर्मिनेट करिए, कई हाइब्रिड प्लांट मिलेंगे। और यहां जितने भी प्लांट्स आपको मिले, इसे आपने कहना है F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी, फीलियल जनरेशन फर्स्ट। तो यहां तीनों स्टेप आपने बताया मेंडल के कि उन्होंने अपने तकनीक में क्या क्या किया। सबसे पहले प्योर शुद्ध पैतृक लिए, कैसे? स्वपरागण के द्वारा। दूसरे स्टेप में इन प्योर में आपने क्रॉस कराया, क्रॉस के लिए इमैस्कुलेशन, बैगिंग और टैगिंग आप बता रहे। फिर अब जो हाइब्रिड सीड्स हमें मिले उन्हें ग्रो कराए, हाइब्रिड प्लांट आपको मिलेंगे। और ये जितने भी प्लांट्स होंगे इन्हें आपने यहां पे क्या रखा है, F1 जनरेशन, फीलियल जनरेशन 1। क्लियर? ये देख सकते हैं आप, फिर आगे ये डायग्राम बनता हुआ आपको दिख जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।